नमस्कार। हमारी विशेष चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पूरी टीम के साथ हैदराबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में हैं और यहाँ एक कहिए कि प्रदेश में निवेश बुलवाने के लिए, निवेश को कहीं ना कहीं प्रदेश में बड़ा स्थान दिलाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और बड़ी संख्या में वहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुँचे भी हैं। अब ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए सरकार ने एक नई नीति भी बनाई हुई है। 2024 की ये नीति है। 2024 से 30 इसकी एक मार्जिन रखी गई है, टाइमलाइन रखी गई है और ये जो नई औद्योगिक नीति है इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में प्रदेश की ओर आकर्षित हो, यहाँ पर वो अपना निवेश करें। कोशिश यही है कि इस माध्यम से जहां प्रदेश की साख बढ़े, प्रदेश में बड़े स्तर पर उत्पादन आए, प्रदेश को उससे राजस्व प्राप्त हो, साथ ही साथ बड़ी संख्या में यहाँ के युवाओं को, स्किल्ड लोगों को, स्किल्ड युवाओं को भी रोजगार मिले। कुल मिलाकर रोजगार के भी बड़े प्रयत्न किए जाएं। कुल मिलाकर इस इन्वेस्टर मीट का यही मुख्य उद्देश्य है, यही ध्येय है। और जो मैंने कहा है वो आप देख रहे हैं, नवनिवेश, मैंने यही कहा है क्योंकि एक सीधी लाइन रखी है। सीधी लाइन का अर्थ ये होता है कि पहले भी निवेश होते रहे हैं, पहले भी यहाँ पर एमओयू हुए हैं, बहुत से ऐसे उद्योग हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि धरातल पर उतरे हैं, काम भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है और बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो अभी उस अपेक्षित गति से नहीं चल रही हैं जैसी की अपेक्षा की जा रही थी और कुछ ऐसे भी कार्यक्रम हैं जो कि धरातल पर उतर ही नहीं पाए हैं या फिर ये समझिए कि एक तरीके से वो बंद डब्बे में चले गए हैं। ये पूरी कहानी है प्रदेश के निर्माण से लेकर अभी तक की। लेकिन अभी ये जो बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि इस सरकार में 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश बुलवाए गए हैं और निवेश आए हैं। निवेश करने के लिए लोग उत्सुक दिखे हैं, बड़े उद्योगपति हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं जिसमें सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनीज हैं, टेक्सटाइल की कंपनीज़ हैं और भी अलग अलग कंपनी हैं, फार्मास्यूटिकल हैं। तो कुल मिलाकर ये जो इन्वेस्टर मीट चल रहा है इसमें भी ये सारी बातें रखी जा रही हैं और इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जा रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। हम बात करेंगे इस विषय पर कि जब ये उद्योग आते हैं, प्रदेश में फलते फूलते हैं, तब क्या स्थिति बनती है और उद्योग बड़ी संख्या में प्रदेश में आएँ, संतुलित तरीके से आएँ, तब प्रदेश को इससे कितना लाभ होता है, युवाओं को कितना लाभ होता है, चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। प्रस्ताव दिए जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। पहले भी कई प्रदेशों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम हो चुका है और उसी के बदौलत आज 8 लाख हजार करोड़ का इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ को मिल चुका है और खाली निवेश प्रस्ताव नहीं मिले हैं, काम भी धरातल में प्रारंभ हो गए हैं। जैसे ईआई डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर जैसे बड़े उद्योग, बॉम्बे हॉस्पिटल, कई जगह काम प्रारंभ हो गए हैं। अभी कुछ उद्योगों का माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से फिर से भूमि पूजन भी होना है और लगातार उद्योग छोटे बड़े स्थापित हो रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के हमारे सम्मानित भाई बहनों को बड़ा रोजगार कौशल भी प्राप्त हो रहा है। सरकार के मुताबिक प्रदेश को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनके धरातल पर उतरने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन सरकार के दावे पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरप्लस बिजली का मामला था। यहाँ हर चीज बहुत इजी गोइंग स्टेट है, लोग सीधे हैं। यहाँ बाहर से आने वाले अच्छा उद्योग लगाते हैं और उनको फायदा भी मिलता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल जब रमन सिंह जी की सरकार थी, तब भी बहुत सारा
इन्वेस्टर मीट उन्होंने कराया, विदेश में जाकर कराया, करोड़ों रुपया सरकार का खर्चा हुआ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इधर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने भी जोरदार पलटवार किया है। डिप्टी सीएम रोड साहब के मुताबिक आंकड़े सार्वजनिक हैं और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक कारणों से सवाल उठा रही है। देखिए, उनको आंकड़े भी पता है, पता नहीं होगा तो विभाग उपलब्ध करा देगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब प्रदेश आगे बढ़ता है, प्रदेश के हित में काम होता है, गरीबों के हित में काम होता है, इनके पेट में तुरंत दर्द होता है। प्रधानमंत्री आवास पर टिप्पणी करेंगे, इन्वेस्टर मीट पर अब टिप्पणी कर रहे हैं, इन्हें राज्य का हित देखा नहीं जाता है। सियासी बयानबाजी से तर बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टर कनेक्ट मीट की पहल कामयाब रहेगी और वाकई प्रदेश में निवेश की बयार बहेगी या निवेश के प्रस्ताव घोषणाओं तक ही सिमट कर रह जाएंगे। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो ठीक है, आपने रिपोर्ट देखी। चलिए मैं सीधे चर्चा पर आता हूं। सबसे पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी समझेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। वात्सल मूर्ति जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वात्सल जी, स्वागत है आपका। रवि ग्वालानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो इन्वेस्टर्स मीट चल रहा है, जिसमें कि प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं, प्रस्ताव मिल चुके हैं, निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, डेयरी सेक्टर, यहाँ बातें चल रही हैं। और डिज़ास्टर रिकवरी डेटा सेंटर, ये पहला प्रयास हो रहा है कि इस दिशा में काम किया जा रहा है, डिज़ास्टर रिकवरी डेटा सेंटर। इसके लिए भी बड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार को। निवेश का 4200 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव है। और साथ ही साथ सरकार का ये प्रयास है कि ये जो जितने निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, इससे आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। कुल मिलाकर युवाओं को रोजगार मिले, ये प्रयास है। इस ओर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा इन्वेस्टर मीट हो रहा है, अलग अलग कंपनीज आ रही हैं। बताया जा रहा है 7 बड़ी कंपनीज ने अपने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो इस पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे ही जान लें वात्सल मूर्ति जी, क्योंकि एक भी तो ये देखा जाता है, पहले भी ये देखा जाता रहा है कि हर सरकारें अपने स्तर पर ये प्रयास करती हैं। मैं तो लगता है कि पिछले 10-15 सालों से ही सुन रहा हूँ, ज़्यादा हो गया होगा। सिंगल विंडो सिस्टम है और भी ऐसे आकर्षक प्रस्ताव होते हैं जिससे कि कंपनियों को लुभाया जाए, यहाँ बुलवाया जाए। ऐसे भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर कि उद्योगों की आवश्यकता है, सुदूर अंचल हैं, आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर उद्योग खोलने के तमाम प्रयास किए जाते हैं, सहभागिता से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। इसके भी बड़े उदाहरण हैं। इस बार क्या विशेष है? 2024 से 30 की जो नई औद्योगिक नीति है, इसमें क्या विशेष है कि बड़े स्तर पर बड़े निवेशकर्ता छत्तीसगढ़ हैं? वात्सल मूर्ति जी। संजय जी, देखिए, जी संजय जी, जब हमारे छत्तीसगढ़ में ना IIM था, ना IIT था, ना IIIT था, ना NIT था, ना एम्स था, ना NIFT था, ना लॉ यूनिवर्सिटी था, तब भी यही आरोप लगाए जाते थे कि जब हम बताते थे कि भाई इन संस्थानों को, इन वर्ल्ड क्लास ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को छत्तीसगढ़ में लाने की बात हो रही है, तो यही आरोप लगाया जाता था, भाई पेपरबाजी चल रही है, कब आएगा? सारे इन्वेस्टमेंट तो गुजरात में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, मगर आज देखिए संजय जी, सारी चीजें आज छत्तीसगढ़ में हैं। आज अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की जो लोकेशन है वो इतनी स्ट्रैटेजिक है किसी भी बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पर खनिज है, प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ पर मैन पावर है। आपने तो जितने बताए हैं, लेकिन वात्सल जी, आपने जितनी बातें कही हैं, मैं निजी निवेशकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। आप जो जिन संस्थानों की बात कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, लेकिन एक तरीके से वो सरकार की हैं। मैं निजी निवेशकर्ताओं की बात कर रहा हूँ कि उन्हें आप कैसे लुभा रहे हैं। हाँ संजय जी, मैं आरोपों की बात कर रहा हूं, क्योंकि सिमिलर तरीके के आरोप उस समय भी लगाए जाते थे। आज सारे ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन छत्तीसगढ़ में है। अगर आप सिर्फ निजी निवेशकों की बात करें ना संजय जी, तो देखिए, कोई भी निजी बड़ा निवेशक कब किसी प्रदेश में इन्वेस्ट करता है? जब उन्हें स्थिरता दिखती है, स्वाभाविक है। जब उन्हें पॉलिसी में स्थिरता दिखती है, गवर्नमेंट में स्थिरता दिखती है। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सरकार की नीयत दिखती है सर, मतलब एक सीधी भाषा में
सरकार की वो नीयत दिखती है धरातल पर। नीयत दिखती है, नीयत दिखती है। आज हमारे मुखिया ने, हमारा प्रदेश जो है सर्वगुण संपन्न है, हमारे मुखिया ने पॉलिसी बनाई। आज वो चाहते हैं कि हम दुनिया के बड़े व्यापारियों तक जाएं, उन्हें अपनी पॉलिसी समझाएं और छत्तीसगढ़ बुलाएं। मुझे नहीं समझ आता कोई छत्तीसगढ़ का दुश्मन ही होगा संजय जी, कोई दुश्मन ही होगा जो यहां पर भी आरोप लगाएगा, यहां पर भी नेगेटिविटी और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेगा। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं संजय जी, जब हम कोई व्यापार चालू करते हैं 100 लोगों के 100 ग्राहकों के पास जाते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि 100 ग्राहकों ने इंटरेस्ट दिखाया तो 100 के 100 एक साथ हमारे से सामान खरीद ले। ऐसा सोचना बेवकूफी होती है। मगर 100 ना खरीदे 70 तो खरीदेंगे भाई। जिन 30 लोगों ने नहीं खरीदा हो सकता है वो 6 महीने बाद खरीदेंगे, मगर हम कोशिश ही ना करें, हाथ में हाथ धर कर बैठ जाए। तो आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है ना संजय जी, कांग्रेस शासित राज है, आप देख लीजिए भाजपा शासित राज्यों का क्या हाल है, और आज कांग्रेस जो शासित राज है वो बैंकरप्सी के कगार पर है हिमाचल प्रदेश। वो हाल हम नहीं करना चाहते छत्तीसगढ़ का, और वो हम होने भी नहीं देंगे। आज छत्तीसगढ़ के साथ 4 राज्य बने, आज छत्तीसगढ़ कहां है आप देख लीजिए, हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। 2003 की मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं संजय जी, 2003 में 85,000 एमएसएमई थे छत्तीसगढ़ में, आज 10,20,000 एमएसएमई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का ग्रोथ इंजन आज एग्रीकल्चर और एमएसएमई है। बिल्कुल। और अब हमारी कोशिश है कि बड़े उद्योग आए, क्योंकि जब एक बड़ा उद्योग आता है तो 1000 एंसेलरी उद्योग अपने आप पनपते हैं संजय जी, अपने आप पनपते हैं। आज बॉम्बे हॉस्पिटल एक ग्लोबल ब्रांड है, 680 करोड़ का बॉम्बे हॉस्पिटल नया रायपुर में जमीन आवंटन हो चुका है। मंत्री जी ने बताया एआई डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फुल स्पीड में काम चालू है। तो सारी चीजें होंगी। आज एक घर भी हम बनाते हैं ना तो 3 साल लगता है संजय जी। आप अपना घर बनाने जाइए, आप घर बनाना शुरू करेंगे और गृह प्रवेश करेंगे 2.5 से 3 साल लगता है। ये अपेक्षा करना कि भाई 2 महीने 3 महीने में सब हो जाए, ये चीज गलत है। और कृपया करके ये नकारात्मकता छोड़ दीजिए ना, हमें तो ऑप्टिमिस्ट रहना है। सर्वगुण संपन्न है छत्तीसगढ़। ठीक है रवि ग्वालानी जी, पहले तो ये बता दीजिए सर साहब, क्या नकारात्मकता फैला रहे हैं आप लोग और क्यों फैला रहे हैं? दूसरी बात, ये जो एमएसएमई की बात कर रहे थे ना वात्सल जी, एमएसएमई को लेकर भी एक बार बड़ी चर्चा हुई थी उस समय कि क्या पकौड़ा तलकर भी रोजगार पाना कोई रोजगार है। तो एमएसएमई, रेहड़ी पटरी, ये जो तमाम बातें होती हैं ना, तो क्या ये रोजगार की श्रेणी में आता है? फिर जब मैं देख रहा था, जब रोजगार के आंकड़े आपकी सरकार में दिखाए जाते थे, तब इन्हें भी रोजगार में जोड़ा जाता था। तो ये जो दोहरा पैमाना होता है, ये थोड़ा बताइएगा कि क्या रोजगार, उसके अवसर, रोजगार पैदा करने वाले वो साधन, इनके बारे में धारणाएं वही रहती हैं या बदलती रहती हैं? और दूसरी बात, जो वात्सल जी कह रहे हैं, नकारात्मकता क्यों फैला रहे हैं आप, और कैसी नकारात्मकता है, थोड़ा बता भी दीजिए। संजय जी मुझे एक एक करके जवाब देने दीजिए। मैं आपके रोजगार वाले पॉइंट पे बाद में आता हूँ। पहले जो वात्सल्य जी ने कहा कि दुश्मन, उन्होंने एक दुश्मन शब्द इस्तेमाल किया कि कोई दुश्मन ही होगा जो इसका विरोध करेगा। तो मुझे उनकी बात सुनते सुनते मोहन भागवत जी का एक स्पीच थी वो याद आ गई। उन्होंने एक अपनी स्पीच में कहा था कि प्रतिपक्ष जो होता है वो दुश्मन नहीं होता, प्रतिपक्ष पक्ष का एक दूसरा दृष्टिकोण दिखाता है। ये मोहन भागवत जी ने कहा था। शायद वो वात्सल्य जी सुन नहीं पाए होंगे, इसीलिए उन्होंने दुश्मन की बात से संबोधित किया। तो खैर मोहन भागवत जी एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं उनकी बात को तवज्जो देते हुए आगे बढ़ता हूं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अभी एमओयू की बात चल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2012 में हुई थी। 211 एमओयू उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने साइन किए थे। 98,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। बाद में 211 में से 158 रद्द कर दिए गए, ये बोल करके कि कोई प्रोग्रेस नहीं है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने निकाला, और ये भी बताया कि 98,000 करोड़ के जो एमओयू साइन, लगभग 93,800 के जो एमओयू साइन हुए, उसमें 2,000 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट था जिस पर काम चल रहा था। तो बड़ी बड़ी बातें कर देना अलग बात होता है, धरातल पर वाकई में उस चीज को इंप्लीमेंट कराना अलग बात होता है। और तीसरी बात, अभी वात्सल्य जी कह रहे थे एम्स, आईआईएम, आईआईटी,
जिसमें आपने भी एक बात कही कि ये सब तो सरकारी संस्थान है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी हो रही है कहते हुए कि एम्स हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो या बाकी चीजें हो, जो आईटी सेक्टर की भी बात हो रही है, ये सबका श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है, राजीव गांधी जी को जाता है। उन्होंने ये सारी चीजों की स्थापना देश में की, जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 15 साल थी तो उसने प्रयास किया कि ये सारी चीजें प्रदेश में भी आए। वो अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीजों की स्थापना कांग्रेस ने रखी थी, उसके बाद ही ये चीजें बढ़कर के आई। चौथी बात, अभी मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं हैदराबाद में, अच्छी बात है, जाएं, क्या इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे ये तो वक्त बताएगा एक्चुअल क्या आ रहा है। लेकिन संजय जी, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, वो कहते हैं कि अभी जितना हो सके पूलिंग करो, कम चलो, गैस नहीं दे पाएंगे, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं आपको सब चीजें दे दूंगा। वात्सल्य जी कह रहे थे कि अनुकूल वातावरण होना चाहिए, तो गैस कहां से लाओगे, पेट्रोल कहां से लाओगे? अभी आपको मैं ये बता रहा हूं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, जो पुराने यूनिट चल रहे हैं, उनको गैस नहीं मिल पा रही है, वो बंद हुए पड़े हैं। बिजली की मार ऐसी पड़ रही है, भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक ये कह रही है सोलर लगा लो। क्यों? क्योंकि बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आपको नए इन्वेस्टर चाहिए। आप लोगों को एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को चालू रखने के लिए जो जरूरी संसाधन है वो नहीं उपलब्ध करा पा रहे हो, आपको नए लोग चाहिए। तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हम सब के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी को क्यों मान रहे हैं? वो कह रहे हैं ट्रैवल मत करो, ये ट्रैवल कर रहे हैं। बलानी जी, आपकी अगर सरकार बनती है तो क्या आपको नहीं चाहिए इन्वेस्टर्स? रहेगा अच्छा तो सर यही रहेगा सर। ये जो हॉर्मुज है वहां पर जब तक वो सब खुलता नहीं है, आपको गैस तो मिलेगा नहीं, आपको तेल तो मिलने वाला नहीं। रशिया और या अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। रशिया भैया तेल किससे लोगे? वेनेजुएला से ले लो, कहीं और से ले लो, चाइना देता है वहां से ले लो। सर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो होगी, ये मैं कल मैं जियो पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहा था। आप क्या कर लेंगे सर? मना करेंगे क्या? नहीं मत आओ भैया, अभी तो मत आओ। ये जब तक लड़ाई हो रही है तब तक बिल्कुल मत आओ इन्वेस्टर्स, और जो आए वो चले जाओ। मैं आपसे ये कहूंगा, जब कोविड आया, आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सिचुएशंस को अलग अलग फोरम में, अलग अलग जगहों पे जो बात करी है, कोविड के समय में हमने सबसे पहले क्या किया, अपने पुरानी चीजों को संभाला, अपने लोगों को संभाला, जिसको मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए थी वो दी, और लगा कि जो जहां है वो सुरक्षित रहे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमको डॉलर बचाना है, ठीक है, कहते हैं सोना मत खरीदो, और दूसरी तरफ राज्य सरकार कहती है नया इन्वेस्टमेंट। आप बताइए संजय जी, क्या ये दोनों बातों में विरोधाभास नहीं है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई फर्स्ट इंजन और स्टेट में बैठी हुई सेकंड इंजन, मूर्ति जी बताएंगे में तो अपना तालमेल बनाने की चाहते क्या है? ढंग से बताएं तो हम बात करेंगे। ठीक है बलानी जी, वो मूर्ति जी बताएंगे। मैं कहने लगूंगा तो फिर मैं भाजपा की तरफ से दूसरा प्रवक्ता हो जाऊंगा, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं देने वाला साहब। वो तो मूर्ति जी ही देंगे, ना मैं देने वाला, ना रमेश जी देंगे जवाब। रमेश जी थोड़ी सी तुलना कर दीजिए। ये सब जो होता है मैं तुलना नहीं चाहता, मैंने इसलिए अपना वॉल भी दिया है। नवनिवेश, नया निवेश हो रहा है। पुराना जो कुछ हुआ, जब हुआ, जैसे हुआ, कितना धरातल पर उतना, कितना नहीं उतरा, क्या कुछ हुआ, मैं तो ये मानता हूँ कि सबने अपने अपने तरीके से प्रयास किया। जोगी जी ने अपने तरीके से प्रयास किया, डॉक्टर साहब ने अपने तरीके से प्रयास किया, भूपेश बघेल जी ने अपने तरीके से प्रयास किया, विष्णुदेव साय अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। क्या तुलना करना, लेकिन जब निवेश हो रहा है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है और नए नए ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पहला डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर, ये पहली बार ये बात आ रहा है कि आपका जब प्राथमिक सर्वर गड़बड़ा जाता है, उस स्थिति में भी, आपदा की स्थिति में, आपका वो दूसरा इंजन, दूसरा जो ये सर्वर होता है वो चालू होता है। कुल मिलाकर आपके डाटा कभी खराब नहीं होते हैं। बृहद प्राकृतिक आपदा में भी इस प्रकार के और भी इसका कुछ विस्तृत विवरण होगा, विवेचना होगी। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फार्मा, सेमीकंडक्टर। तो निसंदेह हैदराबाद जो एक बड़ी सिटी है, कुछ ऐसे ही निवेश हुए हैं जो कि आज पूरा हब बना हुआ है पूरे देश में। तो ये जो बातें हो रही हैं इन्वेस्टर्स की, उन्हें आमंत्रित करने की, उन्हें एक तरीके का कहिए कि अनुकूल वातावरण देने की, तो ये तो प्रदेश के हित में ही है ना। देखिए संजय जी, विषय बहुत गंभीर है जी, बहुत ही संवेदनशील है, निसंदेह।
मैं वात्सल्य जी से भी अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, ग्वालानी जी से भी अनुरोध निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को इतर नहीं देंगे। मैं कुछ इसकी फंडामेंटल बातों से जोड़ करके पूरी बात कहना चाहता हूँ जी। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही हो, योगी जी की सरकार रही हो, भूपेश बघेल जी की सरकार रही हो, या अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, तो जो औद्योगिक नीति यहाँ बनाई जाती है, न्यू पॉलिसी, हर सरकार में न्यू पॉलिसी आती है। बिल्कुल। वो पॉलिसी कौन बनाता है, मेरी बात समझ में नहीं आती। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां का चेंबर ऑफ कॉमर्स पूरे देश के सभी राज्यों से मजबूत चेंबर ऑफ कॉमर्स है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में बड़े उद्योगपति हैं जो स्थानीय स्तर पर व्यापार करते हैं और दूसरे प्रदेशों में भी देश स्तर पर भी अच्छे अच्छे निवेश कर रहे हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है उसमें छत्तीसगढ़ के व्यापारियों से इन्वेस्टर मीट क्यों नहीं किया जाता, मेरे बात आज तक समझ में ही नहीं आई। और जो इन्वेस्टर मीट होता है हैदराबाद में होता है, चेन्नई में होता है, मुंबई में होता है, कहीं विदेशों में होता है, यहाँ के मुख्यमंत्री बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल लेके जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसके बदले में जो मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो मैं ये कहूंगा एक रिव्यू होना चाहिए कि आप अपने प्रदेश में उद्योगपतियों को बुलाइए, हैदराबाद के उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ रायपुर में बुलाइए, यहाँ इन्वेस्टर मीट करिए, चेन्नई के लोगों को यहाँ बुलाइए, मुंबई के लोगों को यहाँ बुलाइए, वो समझेंगे और सही तथ्य प्रस्तुत करिए और वो निवेश करें। अब जैसा एमएसएमई की बात वात्सल्य जी ने कहा, हालांकि इन्वेस्टर मीट में एमएसएमई से कोई बात कभी नहीं होती, लेकिन मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संभावना एमएसएमई की है। मैं आग्रह करूंगा वात्सल्य जी ये बात फोरम पे पहुंचाएं और सरकार को भी सोचना चाहिए वो एमएसएमई का एक इन्वेस्टर मीट कर लेना, छत्तीसगढ़ में यही कर ले, रायपुर में कर ले। एक बड़ी तादाद में अच्छे अच्छे जो युवा हैं वो आएंगे और अपने स्वरोजगार को कम पैसे में वो बहुत द्रुत गति से चलाएंगे। इस दिशा में पता नहीं क्यों इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कोई बात ही नहीं होती, कोई काम ही नहीं करता। मैं ग्वालानी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे से जुड़े हुए हैं, मैं छत्तीसगढ़ के सीए का जो स्टार्टअप सेटअप है तो मेरे ख्याल से देश के अन्य प्रदेशों में अगर तुलना की जाए तो सबसे मजबूत सेटअप छत्तीसगढ़ का है। वहां कोई बात ही नहीं होती, उनको कुछ प्रमोट करने का बात ही नहीं की जाती। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कैसे लोग पॉलिसी बनाते हैं और क्या करना चाहते हैं। क्या होता है ना, मैं एक शब्द और कह दूं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो एक पिकनिक आइटम बनाते हैं और इन्वेस्टर मीट का नाम देकर के सबको ले जाके घुमा फिरा कर लौट आते हैं, यही हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हर बार ऐसा ही होता है रमेश जी, हर बार पिकनिक होती है क्या? जी हर बार का यही सवाल है। अच्छा ठीक है, नहीं लेकिन एमएसएमई की जो आपने बात की, एमएसएमई के लिए जो मीट होनी चाहिए तो ठीक है, वो आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड है, सिस्टम है कि भाई हम आपके ही द्वार पहुंच रहे हैं, आप आइए, यहीं आइए, बैठिए, बात कीजिए, जहाँ पर कि जो अप्रोचेबल है कि इस जगह पर भाई आसपास से यहाँ से भी लोग आ सकते हैं, तो ठीक है, अपनी अपने वो नीतियाँ होती है, अपने कार्यक्रम होते हैं, जो भी होता है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सीए की, तो जितनी सरकारें होती हैं ग्वालानी जी लोगों के साथ, उनके एसोसिएशन के साथ बैठती हैं, वो ऐसा नहीं है, उनको ही बुलवाती है, उनके साथ ये बैठते हैं, बताते हैं भाई यहाँ पर डिबेट भाजपा कांग्रेस भले कर रहे हैं ग्वालानी जी, लेकिन सरकारों के साथ अलग अलग सरकारें होती है ना, वहाँ बैठते हैं ग्वालानी जी और ये बताते हैं, इनका एसोसिएशन बताता है कि भाई ये सही, ये गलत, ऐसे कीजिए, इन्वेस्टर्स ऐसे में आएंगे, ये लोग बताते हैं। यहाँ भले ही वो बता दें 10 कमियाँ, लेकिन वहाँ बताते हैं कि नहीं नहीं ये कीजिए, आएंगे इन्वेस्टर्स। तो ऐसा होता है रमेश जी। वात्सल जी, जी जो कहा सीधे सीधे रमेश जी ने जो कहा, और अभी जो ग्वालानी जी जो कह रहे थे, मैं दोहराऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए सीधे जवाब दे दीजिए। कुछ सुझाव भी दे रहे हैं आपको रमेश जी, पहुंचाएंगे वहां तक? देखिए संजय जी, अगर रमेश जी ने 2-3 बातें कही कि ये इन्वेस्टर समिट छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं होता, तो मैं बताना चाहूंगा रायपुर में और बस्तर में भी ये इन्वेस्टर समिट हो चुका है। और बस्तर के इन्वेस्टर समिट की मैं बात बताऊं तो 2 दिन में 1100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है, उसमें से रमेश जी
शायद 200 या 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ के बाहर के व्यापारियों ने किया है। बाकी सारा जो इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है बस्तर में आज अगर कोई एमएसएमई अपना हॉस्पिटैलिटी का छोटा सा कोई काम शुरू करना चाहे तो उसे लगभग 50% की सब्सिडी प्रदेश की सरकार दे रही है। आज आप एक अपना सोलर का प्लांट लगाना चाहे तो भारी भरकम सब्सिडी प्रदेश की सरकार दे रही है। आज आप रिन्यूएबल सेक्टर में कोई भी काम शुरू करें, मतलब प्रदेश की सरकार मेरे से ज्यादा मेरे ख्याल से रवि जी बता पाएंगे इस बारे में, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एमएसएमई के लिए भी प्रदेश की सरकार जितना कुछ कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। मगर मेरा कहना है जब एक बड़ा इन्वेस्टर आता है, जब एक 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ का प्लांट कहीं पर लगता है ना रमेश जी, तो 1,000 2,000 3,000 छोटे छोटे एंसिलरी एमएसएमईज ऑटोमेटिक बगैर सरकार की मदद के ऑटोमेटिक पनप जाते हैं। ये ऑटोमेटिक है, तो हमें दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। आप रवि जी से पूछिए, रवि जी निष्पक्ष होकर बताइए कि कोई भी एमएसएमई व्यापारी अगर छत्तीसगढ़ में कुछ शुरू करना चाहता है, सोलर प्लांट लगाना, भाई सरकार की योजनाएं हैं यहाँ पर। मैं निवेदन करता हूं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो रवि जी है इस मामले में। रवि जी अब पूछिएगा, रवि जी आपके ज्ञान की परीक्षा है भाई साहब, अब ज्ञान की परीक्षा है तो अब सही बोलिएगा, पार्टी अभी छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही ही बोलूंगा संजय जी, पार्टी छोड़ दीजिए। मेरी बात को आप समझिएगा। मैं आप बातें सुन रहा था बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जी की भी और रमेश भैया की भी और आपकी भी। देखिए एक चीज तो मैं बता दूं, हमारे देश की अगर बैकबोन अगर कोई है इंडस्ट्रीज में तो वो एमएसएमई। एमएसएमई यानी छोटे उद्योग, जो सूक्ष्म मध्यम लघु 10 व्यक्ति से लेकर करके आपको 500 लोगों तक का रोजगार देता है, जो 50 लाख की भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 10 लाख की भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 5 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 50 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। छोटे छोटे जब उद्योग लग जाते हैं तो कलेक्टिवली जब आप देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है और इनडायरेक्ट तो आप एक्चुअली काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने लोगों को मिल रहा है। लेकिन कभी भी एमओयूज की बात होती है या कभी भी हम लोग वाइब्रेंट गुजरात, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन सब में जब भी हम बात करते हैं तो हम फिगर्स पे बात करते हैं कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़। मैं कह रहा हूं संजय जी, आप मेरे साथ बैंक चलिए, जितनी सरकारी बैंक के चलिए, जितने भी प्राइवेट बैंक के चलिए, आप उनसे पूछिए कि क्या आपने बड़े बड़े कितने लोगों को लोन दिया और तो इन्वेस्टमेंट आया है, तो यू विल काउंट ऑन फिंगर। हम तो जैसे भी आप सब बोल रहे हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, हमारा संगठन समय समय पर सरकार से अलग अलग फोरम में मिलता रहता है, वो चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। हमसे जब जब सुझाव मांगा जाता है हमारे संगठन से या किसी व्यक्ति विशेष से, हम देते हैं सुझाव। सरकारें कितना मान रही है नहीं मान रही है उनके ऊपर है, हमारा काम रहता है उनको बताना कि ऐसा करिए। मसलन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ था। देखिए वात्सल्य जी, बीजेपी कांग्रेस से उठ के बात करता हूं मैं अभी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। 2004 से 14 तक मैं बताऊं आपको, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बद्दी एरिया को डेवलप किया गया। सोलान डिस्ट्रिक्ट में बद्दी परवाणु पूरा एरिया आता है, उसको डेवलप किया गया और ऐसे डेवलप किया गया था उत्तराखंड को। इन 10 सालों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई, इन 10 सालों में स्टेट वैट से छूट दी गई, स्टेट एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, किसी भी प्रकार का चूंगी, सब चीजों से छूट दी गई थी, ताकि फुट हिल्स, जैसे उत्तराखंड में हरिद्वार का एरिया है फुट हिल्स, परवाणु सोलान ये फुट हिल्स है, कि यहां पर इंडस्ट्रीज लगे। उसका फायदा क्या हुआ, आज आप देखिए फार्मा का बहुत बड़ा सेटअप, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, सब चीजें वहां पर लगी और यूनिट्स फले फूले। क्यों? क्योंकि स्टेट से लेके सेंटर तक के सिमिलर लाइन पर काम हुए और छूटें मिली। मैंने ये बात संजय जी, जब इनकम टैक्स के सीबीडीटी हेड छत्तीसगढ़ आए थे तो उस समय मैं रायपुर का अध्यक्ष भी था, ये सुझाव मैंने उनको दिया कि 2014 के बाद ये सनसेट क्लॉज में आए थे, ये बंद हो गए हैं, इसको वापस चालू करिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम समय समय पर सजेशन देते हैं और हम यही चाहते हैं, हम सब यहाँ चारों व्यक्ति चाहते हैं छत्तीसगढ़ का विकास हो, हम सब चाहते हैं रोजगार मिले। लेकिन बात ये होती है कि सिर्फ अगर एमओयू पेपर में होंगे और धरातल में नहीं लगेंगे, तो जो पांडे जी बात कह रहे थे कि आप बाहर जा रहे हैं और घूम फिर करके आ जा रहे हैं, उनकी बात कथन गलत नहीं रहेगी कि आप गए बाहर, घूमे फिरे, आ गए, लेकिन धरातल पर क्या आया? ना बैंक फाइनेंस कर रही है बड़े यूनिट्स को। और आपको मैं बता दूं वात्सल्य जी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है पीएमईजीपी,
प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, ये पहले से चली आ रही है स्कीम, ये आज की स्कीम नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं, आप एक नया प्रपोजल डालिए संजय जी, आप चेक करा लीजिए केवीआईसी जाकर के, वो कह रहे हैं हम अप्रूव नहीं करेंगे, हमको बजट नहीं आया है केंद्र से, हमें रोक दिया गया है। आप बताइए, स्कीम बना देना और बाद में वाकई में पैसा देना, क्या दोनों में? वात्सल जी बहुत संक्षेप में, वात्सल जी समय समाप्त हो गया है, बहुत संक्षेप में वात्सल जी, बहुत निश्चित तौर पर संजय जी, ये जिस योजना की बात कर रहे हैं ना, मैं 2026 का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें जो दिहाड़ी रेवड़ी जो पटरी वाले लोग हैं, इन लोगों को सरकार लोन देती है कि आप हमसे लोन लीजिए 0% इंटरेस्ट में, अपना व्यापार शुरू करिए। इसके आंकड़े 2026 के हैं, इसका आंकड़ा है 70 जी। तो जीमेल वाला जी संजय जी, मैंने स्वरोजगार योजना बोला था, वो स्वनिधि में चलेगा जी। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा भी कुछ होगा ना कि वो तो, हाँ जी कहिए वात्सल जी। वात्सल जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए वात्सल जी। जी हाँ जी, माफी चाहूंगा संजय जी। संजय जी, अगर सिर्फ आंकड़ों की ही बात करें तो आज होटल ताज एक इंटरनेशनल ब्रांड छत्तीसगढ़ आ चुका है, मेदांता छत्तीसगढ़ आ रहा है, गोदरेज ग्रुप छत्तीसगढ़ आ चुका है, बॉम्बे हॉस्पिटल एक ग्लोबल ब्रांड है, छत्तीसगढ़ आ चुका है। आप कहाँ है? ये डायग्नोस्टिक वो तो चालू हो गया, बंद हो गया। 5,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ आ चुका है, सेमीकंडक्टर छत्तीसगढ़ आ चुका है, AI सेंटर छत्तीसगढ़ आ चुका है। 2 मिनट ग्वालानी जी, मैं बिल्कुल, ग्वालानी जी 2 आप मिनट कहेंगे तो 1 घंटा और तैयार हूं मैं। आप अगर आप समय दे रहे हैं तो 1 घंटा और तैयार हूं मैं जी। जी तो ये सारे इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मैंने फिर कहा भाई, आप एक जमीन भी खरीदते हैं तो 6 महीना आप खोजबीन करते हैं, भले 10 लाख की जमीन हो। आप घर भी बनाते हैं तो 2.5 से 3 साल लगता है। आज संजय जी, आज जो है छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पीड़ित था। 50% छत्तीसगढ़ डेवलप हो ही नहीं पाया पिछले 25 सालों में। बस्तर को छोड़ दीजिए, सरगुजा को छोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी सिर्फ 50% छत्तीसगढ़ के दम पर जो 4 राज्य एक साथ गठित हुए थे, उनमें छत्तीसगढ़ आज नंबर 1 है। 6.5 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है। और मैं बताऊं, सदन में चर्चा हो रही थी कि छत्तीसगढ़ का पहला बजट 5,000 करोड़ का था और 2025 का बजट 2 लाख करोड़ का है। ऐसा कोई भारत में प्रदेश नहीं है जिसने इतनी तेजी से अपने बजट में बढ़ोतरी की है। 85,000 करोड़ हमारा पर कैपिटा इनकम था, आज 2,51,2,51 लाख हमारा पर कैपिटा इनकम। पहले मतलब 2000 जब छत्तीसगढ़ बना तब 85,000। तो सारी चीजों में आंकड़े, रवि जी आंकड़े बता रहे हैं तो देखिए मैं भी आंकड़े ही आपको बता रहा हूं। ठीक है वात्सल जी, रवि जी, अब क्या है सर कि विराम दे दूं चर्चा को या 1-आधे घंटे और तैयार हैं आप लोग? आप बताइए प्रबुद्ध जन। चलिए इस चर्चा को मैं विराम देता हूं। इस विषय पर फिर कभी हम मिलेंगे, फिर बात करेंगे, क्योंकि विषय बड़ा है। क्योंकि अब तो इन्वेस्टर्स मीट, अभी ये विषय तो बना ही रहेगा। मैं फिर कोशिश करता हूं आप सभी के साथ बैठूं और ये चर्चा जहां रुकी है आप सभी के साथ, ये सारे ही गेस्ट आप लोग ही रहेंगे, सभी के साथ इस चर्चा को बस यहीं से आगे बढ़ाऊंगा क्रमशः के बाद। तो आप सभी इस चर्चा में जुड़े। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, वात्सल मूर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद, रवि ग्वालानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हो रही थी इन्वेस्टर्स मीट की, जिस पर कि समय समय पर सरकारों ने कदम बढ़ाए हैं। आज का भी वो दिन है जब सरकार इन्वेस्टर मीट के प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर जो इन्वेस्टर्स मीट हो रहे हैं उससे जो उद्योग प्रदेश में आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो रोजगार प्रफुल्लित होंगे, पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे और रोजगार युवाओं को जब मिलेंगे तब आने वाले दिनों में प्रदेश की स्थिति परिस्थिति क्या होगी, क्या छत्तीसगढ़ उन विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आ पाएगा जो प्रदेश आज एक हब बने हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो प्रयास तो इसी दिशा में है। देखिए आने वाले दिनों में ये जो पूरा इन्वेस्टर्स मीट है, उद्योगों को आमंत्रित करने के जो तरीके हैं, उसके लिए जो बनाए गए रोड मैप्स हैं और उसके लिए किए गए जो तमाम प्रयास हैं, वो कितने रंग लाते हैं और क्या कुछ धरातल पर दिखाई देता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ कितना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।